हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पास्ट टेंस का नेक्स्ट लेक्चर। तो जल्दी से पहले ज्वाइन कर लीजिए। और आज की जो पीपीटी है, मैं एक्चुअली वही पीपीटी ही निकाल रही थी, उसमें प्रेजेंट भी ऐड कर रही थी, उसकी वजह से 1 मिनट आई थिंक मुझे लेट भी हो गया है। चलिए आ जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्या हाल है सबके, जल्दी से बताएंगे। इंग्लिश मीडियम के कॉमर्स के बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही आए हैं इस बार हमारे बैच में, क्योंकि इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों है। बस इतना ज़रूर देख लेना कि आपके पास में रेनबो बुक में होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपने सही बैच लिया है। ठीक है मैम, प्लीज़ मुझे नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए। प्रिया, आपको नंबर नहीं मिला अभी तक? ओहो, हमारा लास्ट क्लास। तो पास्ट टेंस की आज हमारी क्लास नंबर 2 है। और वैसे अगर टेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो आज हमारा टेंसेस का चौथा क्लास चल रहा है। कल यानी कि नेक्स्ट वीक नेक्स्ट हमारा लास्ट क्लास होगा। बिहार बोर्ड की क्लास 12 के बच्चे थोड़ा ध्यान से सुन लें। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, आपका त्रैमासिक का इंग्लिश का सिलेबस स्कूल में दे दिया गया है या नहीं? हाँ और ना में आंसर दे दीजिए। दे दिया गया है तो कोई बच्चा यहाँ लिख देगा, ठीक है, डाउट सेक्शन में लिख देगा, ताकि मेरे पास आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा। चैप्टर 1 से आता, हाँ सही है बिल्कुल। यस, रेनबो का इंडियन सिविलाइजेशन है, वो हम करा चुके हैं ऑलरेडी। हम इंडियन सिविलाइजेशन भी करा चुके हैं, उसके दूसरा वाला भी करा चुके हैं। आप आराम से पढ़ लीजिए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। पोएम्स भी हमारी 3 कवर हो गई हैं। लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हमारी लास्ट पोएम कवर हुई है, ठीक है। तो आपका सिलेबस बिल्कुल सही है। चलिए, नहीं मिला है कोई बात नहीं। अच्छा, आप जिन जिन का मिल गया है, अगर किसी के पास में है तो लिख दो। कोई 1-2 बच्चा ही लिखना, सारे मत लिखो, ठीक है, ताकि मेरे पास में आपका सिलेबस आ जाएगा। हम आपकी जो क्वार्टरली एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन शुरू करा रहे हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में होते होंगे क्वार्टरली। देखो, ये सीबीएसई और यूपी का फॉर्मेट नहीं है, ये बस बिहार का फॉर्मेट है कि जो क्वार्टरली है वो आपके यहाँ होते हैं। आपको भी पता हो, जिसका नहीं चल रहा कोई बात नहीं, जिसका चल रहा है वो डाल दे। आपको भी पता होगा, है ना, बिहार बोर्ड में ही क्वार्टरली होते हैं, वैसे और कहीं नहीं होते। तो स्पेशली आपकी तैयारी कराई जाती है, और इसीलिए आपका बैच आपको पता होगा सबसे पहले शुरू कराया गया था। आपको पता है, यूपी के सारे, यूपी सीबीएसई बिहार, सबसे पहले बिहार शुरू कराया गया था। क्यों? क्योंकि हमको पता है, पीडब्ल्यू को पता है कि आपके क्वार्टरली टाइम से होते हैं और इतना सिलेबस हो जाना चाहिए। तो देखो, इंग्लिश की अगर बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है, 3 आपकी पोएम हो चुकी हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आपकी ओल्ड इंग्लिश हो चुकी है और आपकी मिडिल इंग्लिश हो चुकी है। और अगर हम लोग ग्रामर की बात करें तो टेंसेज में कवर कर चुकी हूँ। अब ईडब्ल्यू में जब आपका ये होगा, जो आपका टेस्ट होता है वीकली टेस्ट, तो हम लोग, आपको पता ही होगा, सारा आपकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। अब 20 तारीख के आसपास से आप लोग को एग्जाम जो है क्वार्टरली के क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो इतना ही सिलेबस उसमें हम कवर कराएंगे जितना हम बैच में कर चुके हैं, ठीक है। तो आपके पेपर में वो सिलेबस सारा होगा जितना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 3 चैप्टर, 3 पोएम और 2 आपके वो और टेंसेस। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा, मंडे को हम इसका 5 पार्ट करेंगे, और ट्यूसडे को मैं आपका क्विज लूंगी। तो एक आपका जो एमसीक्यू है वो मेरी तरफ से तैयार हो जाएगा आपके क्वार्टरली से पहले, और उस एमसीक्यू में जितनी तैयारी कराई है वो सब दूंगी। और एक आपका एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा ऐप के थ्रू, ऐप में जो कंटेंट का थ्रू जो आपका पेपर होता है। तो कुल मिला के आप लोग अपने त्रैमासिक के लिए तैयार हैं। अब जब आपका सिलेबस मिलेगा, जैसे कि बच्चा कह रहा है कि सिलेबस मिला ही नहीं है, तो तुम तो देख लो कितना फास्ट चल रहे हो हमारे बैच में, है ना। और अगर आपको ऐसा लगा कि आपका सिलेबस मिल गया है और उसमें कोई एक्स्ट्रा चैप्टर है, तो भैया पढ़ लेना। और क्लासेस तो खत्म होंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, फिर नेक्स्ट वीक फिर क्लास होंगी। तो आपका अगर त्रैमासिक लेट जाता है तो और अच्छी बात है, हम लिटरेचर में और चैप्टर कर पाएंगे टाइम से, क्योंकि अब इसके बाद लिटरेचर का चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई? ओके लिखिए, क्लास शुरू करते हैं। होगा 50% आपका सब्जेक्टिव होगा। आने दो, थोड़ा टाइम आने दो, मैं आप लोगों को आपका क्वार्टरली का भी दिखा दूंगी, लास्ट ईयर का पेपर कैसा आया था, क्योंकि हमारे पास सारे पेपर होते हैं ना, बच्चों ने करे थे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार क्वार्टरली का पेपर भी दिखा दूंगी आपका, कि क्या क्या उसके अंदर आया था, सॉल्व भी दिखा दूंगी मैं आपको। क्विज वाले दिन ले आऊंगी ट्यूसडे को, नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे को। बस मुझे मंडे को एक बार याद दिला देना सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीक का जो मंडे आएगा ना, उसको याद दिला देना कि मैम ट्यूसडे को आपको पेपर दिखाना है। तो मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगी, हमारा क्विज भी हो जाएगा। ओके एवरीवन, इस वाली स्लाइड पे एक बार और यहाँ, ये आपका ना फ्यूचर का, अभी मेरे को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कराना है, इसीलिए यहाँ पे लिखी हुई है। ये यहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था इस वाली स्लाइड पे, एक बार और यहाँ लिख देती हूँ। हमारा 2 तरीके के टास्क होते हैं। एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन का टास्क, याद रहना जरूरी है क्योंकि पेपर में आएगा आपके, ठीक है। एक होता है बेटा मेरा शॉर्ट ड्यूरेशन का टास्क। चलो सब लोगों का रिवाइज हो जाएगा, जल्दी से बताओ, लॉन्ग ड्यूरेशन का टास्क किस टेंस में लिखोगे और शॉर्ट ड्यूरेशन का किस टेंस में लिखोगे? फटाफट से बताना शुरू करेंगे।
जब मेरा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है, यस और नो, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में। और जब शॉर्ट ड्यूरेशन का टास्क होता है तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज क्लियर विद एवरीवन। सेंटेंसेस किस तरीके से होंगे? माय मदर वाज कुकिंग फूड व्हाइल माय फादर एंटर्ड इनटू द रूम। तब मेरे किचन, रूम में नहीं किचन में, है ना, पापा एंटर किए। तो जैसे एंटर करना, कॉल करना, बेल रिंग करना, ठीक है, शाउट करना, ऐसी चीजें जो ऐसे हो जाएं चुटकी भर में, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में जाते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन के टास्क वो सारे जो भैया बड़े टाइम लगा रहे हैं खत्म होने में, मतलब ऑब्वियसली खाना बनाना, खाना खाना, बात करना, पानी पीना, चाय बनाना, गिटार बजाना, पियानो बजाना, ये एग्जाम्पल्स मैं क्यों दे रही हूँ? क्योंकि इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। देखो ये उसी की एक्सरसाइज है, आपके पास में नोट्स में आ गई है, आराम से कर लेना। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। ये बच्चों को आता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, दो तरीके के सेंटेंसेस यहाँ पे हमें बनाने को मिलेंगे। बिफोर आफ्टर, इसकी बात हमने कल भी करी थी कि नहीं करी थी? जब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस बता रही थी तब मैंने आपको बोला था कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं किस तरीके के, जब हम पास्ट परफेक्ट में बिफोर आफ्टर की बात करते हैं। देखो अब बात करेंगे कि मैम हम पास्ट में अब तक क्या क्या कर चुके हैं। तो देखो पास्ट में हम एक्चुअल में देखा जाए तो 4 टेंसेस कर चुके हैं। कितने? 4। कौन कौन से? पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था, वो भी तो पास्ट में ही होता है। याद है जब मैंने प्रेजेंट टेंस आपको सिखाया था तो मैंने आपसे क्या कहा था? एक्चुअल में देखा जाए तो 2 ही टेंसेस हैं जो प्रेजेंट के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, वो तो हैबिट बताता है या रूटीन बताता है कि हम ऐसा करते हैं, कर नहीं रहे हैं, करते हैं, तो वो कोई प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट में काम ऑलरेडी हो चुका होता है, अभी होता है, इफेक्ट होता है, लेकिन हो चुका है ना, हो तो नहीं रहा है। तो इसीलिए जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी ऑलमोस्ट पास्ट ही होता है। फिर बात आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंस, वो भी मैंने आपको बता दिया। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो रहा, जो काम होता है उसका इफेक्ट हम पर होता है। पास्ट इंडेफिनिट में इफेक्ट खत्म हो चुका होता है। और यहाँ पे हम पास्ट हैबिट्स की भी बात करते हैं जो हम यूज टू लगा के करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमारे 3 टेंसेस हम लोग पास्ट में, मतलब 2 ऑलरेडी कर चुके थे और अब जो एक पास्ट कंटिन्यूअस हो गया आपका। अब ये जो टेंस है आपका 4th पास्ट का टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट। क्यों? ऑलरेडी हम प्रेजेंट परफेक्ट भी कर चुके हैं, इसीलिए वो भी पास्ट ही हो गया ऑलमोस्ट। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होगा, या फिर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होगा? ये भी बड़ी मजेदार चीज है कि जब मैम ऑलरेडी पास्ट की बात हो गई इतनी सारी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, जब ऑलरेडी पास्ट की बात इतनी हो गई तो मैडम अब पास्ट परफेक्ट की क्या जरूरत पड़ेगी? कितना पास्ट में बात करेंगे, है कि नहीं? पास्ट में कितना बात करें? पास्ट परफेक्ट क्या है मैम? परफेक्ट ऑलरेडी पास था और पास्ट इंडेफिनिट भी ऑलरेडी पास था, तो इतना क्या पास्ट आ गया? तो बस सिंपल, यहीं से हमारा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और यहीं से हम रूल तैयार करेंगे पास्ट परफेक्ट का। इतना ज्ञान इसीलिए देती हूँ ताकि आप सुने और स्टोरी की फॉर्म में इस चीज को समझे। पास्ट परफेक्ट टेंस में, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो क्या है? वो है टाइम लाइन। किसकी? टाइम लाइन। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी काम जब आप करेंगे तो आपको यहां बताना है कि कितने टाइम से पहले पहले ये काम हो चुका था। पास्ट इंडेफिनिट में टाइम का कोई नहीं रहता, सन ने राइज किया, नहीं किया, गया, चुका है, जो भी बोलना है बोलो। जब आप पास्ट परफेक्ट बोलेंगे वहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इतने समय से पहले ये काम हो चुका था। सिर्फ इसीलिए इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हम क्या कहते हैं? मैं खाना खा चुका था कब? तुम्हारे खाना खाने से पहले या तुम्हारा खाना खाने के बाद, कुछ भी बोलूंगी, लेकिन एक इवेंट दिखाना पड़ेगा। अब ये इवेंट या तो समय के हिसाब से दिखाया जा सकता है या क्लॉज के हिसाब से दिखाया जा सकता है। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करती हूं, देखो, used to describe an action completed before a certain moment in the past, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। certain moment in the past क्या लिखा हुआ है? ये जो हम काम यहां दिखाते हैं पास्ट परफेक्ट में, वो एक समय से पहले पास्ट में हो चुका था बताना होता है। अब इसको अगर आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो आप बोलेंगे बिफोर सनसेट, बिफोर 5 o'clock, बिफोर इवनिंग या बाय सनसेट, बाय इवनिंग। ऐसे शब्द
फ्रेजेस को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलूंगी, आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन द फूड बिफोर 6 o'clock। सब लोगों को मुझे एक आंसर देना है, ये जो मैंने सेंटेंस बना के आपको दिया है, क्या ये सिंपल सेंटेंस है या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? आंसर चैट सेक्शन में दीजिएगा। क्या ये सिंपल सेंटेंस है या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? आंसर चैट सेक्शन में चाहिए। हमने यहाँ पे क्या लगाया है, हेल्पिंग वर्ब हमने हेड लगाई है और वर्ब की हमारी यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो ऑब्वियसली हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। सिंपल कौन सा टेंस है? ये हमने सिंपल सेंटेंस बनाया है या कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है? सिंपल बनाया है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लॉज है। हमेशा ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस चाहे कंडीशनल वाले सेंटेंसेस हो जो मैंने इफ से सिखाए हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस चाहे वाइल और व्हेन वाले साइमल्टेनियसली सेंटेंसेस हो जो मैंने कल सिखाया था आपको, जहां पे एक कम ड्यूरेशन शॉर्ट का एक लॉन्ग का है, चाहे वो परफेक्ट वाले सेंटेंसेस हो, हमेशा ध्यान रखना यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का मतलब होता है दो क्लॉजेस होना। दो क्लॉजेस का सीधा सीधा मतलब होता है दो दो सिंपल सेंटेंसेस होना। दो दो सिंपल सेंटेंसेस होने का सीधा सीधा मतलब होता है दो सब्जेक्ट, दो हेल्पिंग वर्ब, दो वर्ब होना, जिसका मतलब दो टेंस होना। क्या मैंने जो बोला आपको समझ आया? सीसी या ठुमक ठुमक एक चीज लिख के दो। मैंने क्या बोला? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर दो क्लॉज होते हैं। दो क्लॉज होने का मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस, दो सिंपल सेंटेंसेस होने का मतलब दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब, दो अलग अलग सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट अलग होगा, इसका सब्जेक्ट अलग होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी वर्ब, इसकी वर्ब। दैट मीन्स इसका टेंस अलग हो सकता है और इसका टेंस भी अलग होता है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब तक हमारे पास में एक ही सब्जेक्ट, एक ही हेल्पिंग वर्ब, एक ही वर्ब, एक ही है, चाहे वहां बिफोर, आफ्टर, वाइल, वाइल जो भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक एक एक ही है, मतलब कि एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ईटन द फूड, आई हैड ईटन द फूड, कोई आई के अलावा कोई और प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, कोई और नाउन दिखाई दे रहा है? नहीं ना, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैसे बनेगा? जब मैं इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इस तरीके से, देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिख के लाई हूं, ठीक है, जब मैं यहां पे लिखूंगी आई हैड ईटन द फूड बिफोर माई मदर अराइव्ड। देखो पता है, जो चीजें मैं तुम लोगों को सिखा रही हूं ना, इतनी एक्सप्लेनेशंस दे दे के, उसके पीछे रीजन यही है कि इस बार तुम चीजों को रटो ना। तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम पास्ट परफेक्ट में दो तरीके के स्ट्रक्चर सीखते हैं, तो क्यों सीखते हैं। यहां पे भी आपको बिफोर दिखाई दे रहा होगा, वहां पे भी बिफोर दिखाई दे रहा होता, पर यहां पर बिफोर के बाद क्या लिखा हुआ है बोलो तो? यहां पर बिफोर के बाद क्या दिख रहा है? पूरा नया सेंटेंस। क्या मेरे पास माई मदर एक सब्जेक्ट है? यस और नो। क्या मेरे पास उसके बाद अराइव्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है? यस और नो। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है मैम? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम एफर्मेटिव में नहीं लगाते। अगर मैं नेगेटिव बनाती तो मैं बोलती माई मदर डिड नॉट अराइव, फिर यहाँ डिड आपको दिखाई देता और वो एक हेल्पिंग वर्ब होती। समझे? तो मैंने बोला है हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन डिपेंड करेगा टेंस टू टेंस पे ना। यहाँ इस टेंस में जरूरत ही नहीं है हेल्पिंग वर्ब की। तो मेरा एक क्लॉज कौन सा बना? एक क्लॉज कौन सा बना? ये वाला, आई हैड ईटन माई फूड। बिफोर क्या बन गया? बीच में लगाने वाला कंजक्शन। मेरा दूसरा क्लॉज कौन सा बना? माई मदर अराइव्ड। इस तरीके के सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है। कुल मिला के दोनों टाइप के सेंटेंसेस में हो क्या रहा है? एक टाइम डिसाइड हो रहा है और उस टाइम से पहले पहले मेरा काम हो चुका। हाँ ठीक है, ये होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट से अलग क्यों है? पास्ट इंडेफिनिट में टाइमलाइन नहीं बताई जाती है। पास्ट इंडेफिनिट में कहा जाता है मैंने देखी थी, मैंने खाई थी, कब? 4 बजे से पहले पास्ट परफेक्ट, शाम होने से पहले पास्ट परफेक्ट, उसके मेरे घर आने से पहले पास्ट परफेक्ट। यहां पर पास्ट परफेक्ट के अंदर आपको टाइम दिखेगा, एक एक्शन होगा बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन पास्ट। पास्ट में एक सर्टेन मोमेंट से पहले ये काम हो चुका है। तो दो काम है, एक काम ये, मतलब दो टाइमलाइन है, एक ये और एक उससे पहले वाली।
तो इसी वजह से इसको पास्ट परफेक्ट टेंस को अलग से पढ़ा जाता है। मतलब कहने को तो पास्ट हो गया ना, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, क्या ही फर्क है। तो अब आपसे जब नेक्स्ट टाइम कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, मैम पास्ट इंडेफिनिट में कोई काम पास्ट में हुआ होता है, पास्ट परफेक्ट का जो काम है वो किसी टाइम से पहले हो जाना चाहिए, उससे पहले हो चुका था। अब वो जो टाइम है वो शाम भी हो सकता है, 6 बजे भी हो सकता है, 5 बजे भी हो सकता है, या किसी और एक्शन की बात भी कर सकते हैं। जैसे मम्मी के आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, 5 बजे से पहले मैंने खाना खा लिया था। तो मैंने जो खाना खा लिया था उसकी टाइम दिखानी होती है मैम, उस टाइम से पहले हो जाना चाहिए, उसी को पास्ट परफेक्ट कहते हैं। क्या आपको क्लैरिटी मिली? चैट सेक्शन में एक बार ठुमक ठुमक यहाँ पर लिख कर देंगे। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा क्लियरली मैं बता पाऊंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। यहां टाइम होना चाहिए उस टाइम से पहले, बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन पास्ट, पास्ट में एक सर्टेन मोमेंट से पहले पहले ये काम हो चुका था। ये प्यारा सा इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं। आप बात करेंगे मैम दो क्यों ये हम स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, एक सिंपल वाला एक कॉम्प्लेक्स वाला। सिंपल वाला क्या कहता है, सिंपल वाले में हम समय नॉर्मली लिख देते हैं बिफोर, इससे पहले, बाई सनसेट, आई हैड ईटन द फूड बाई सनसेट, बिफोर सनसेट, सनसेट तक मैंने खा लिया था या सनसेट से पहले पहले मैंने खा लिया था। ये मेरा सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, इसी चीज को जब मैं कॉम्प्लेक्स में बनाने की कोशिश करूंगी तो वहां मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां मुझे एक और एक्ट दिखाना पड़ेगा, किसी ने कोई काम किया उससे पहले, तो ये पूरा क्लॉज बन जाता है। तो इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, सो इफ 2 actions happened in the past, past perfect is used to show the action that took place earlier। तो 2 काम हो रहे होंगे, दोनों काम सेम टेंस में नहीं लिख पाएंगे हम, तो यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन आता है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा एक टेंस पास्ट परफेक्ट में होता है और हमारा दूसरा टेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो स्ट्रक्चर इसका हम लिखेंगे, ये एकमात्र टेंस है जिसका स्ट्रक्चर मैं बच्चों को लिखाती हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे फिर गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेड लिखेंगे, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा? पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हम बिफोर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिफोर। आफ्टर नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पर, सिर्फ बिफोर। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ आफ्टर लिखा तो ये वाला स्ट्रक्चर उधर और ये वाला उधर का स्ट्रक्चर इधर लाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। दूसरा जो काम होता है ना, मम्मी के आने से पहले, टीचर के जाने से पहले, ट्रेन के अराइव होने से पहले, ऐसे जितनी भी चीजें होंगी पहले से पहले जो लिखी हुई सारी चीजें होंगी वो सब पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाएंगी। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो कौन कौन से 2 टेंसेस हमें यहां दिखाई दे रहे हैं? तो बेटा जी ये वाला जो टेंस है, ये वाला जो टेंस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा पहला वाला, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। ठीक है, और ये वाला जो टेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। इसको हम अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस भी कह सकते हैं। क्यों बोला मैंने कॉम्बिनेशन? क्योंकि 2 टेंसेस का कॉम्बिनेशन यहाँ आपको दिखाई देगा, एक पास्ट परफेक्ट एक पास्ट सिंपल। तो अब तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी एक काम के होने से पहले ये काम हो रहा था। एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक इसका बढ़िया सा। क्या लिखेंगे? क्या हो? अच्छा, इसकी वजह से नहीं हो रहा। ओ, अब समझी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स हैड, आपका होमवर्क आ रहा है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। यहां पे भी होमवर्क वर्ड आ गया। फिल इन द ब्लैंक, फिल करो। बिफोर द टीचर, आपका मन, जो भी वर्ब आप लगाना चाहें लगाएं, मैं तो टेंस चेक करूंगी। फुल स्टॉप लगाइए। क्या लिखेंगे? ये आपका काम है। नो डाउट, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया। दिस इज पास्ट परफेक्ट। क्या ये पेपर में आता है? यस, इसी तरीके से आता है। बिफोर आफ्टर वहां लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, एक काम पहले हो रहा होगा, जो भी काम पहले हो रहा होगा उसको पास्ट परफेक्ट में लिखना, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट सिंपल में लिखना, मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सबसे पहले जो मेरे पास आंसर आया है वो केम है, फिर अराइव्ड है। वेरी गुड।
देखो आर केम आगे, वेरी गुड। कुल मिला के सेकेंड फॉर्म लगेगी, कम नहीं लगेगी, ठीक है। अराइव्ड, ये पता है आपको मैं इतना ज्यादा ढंग से क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी आएगा फ्यूचर परफेक्ट। देखो नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर परफेक्ट आएगा और वहां प्रेजेंट सिंपल लगता है। फ्यूचर परफेक्ट में भी सेम केस बनता है, वहां पे फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल बहुत घूमता है बच्चा उस समय पे। तो इसीलिए आपको यहाँ क्लियरली इतनी स्टोरी सुनानी पड़ी है मुझे समझाने के लिए कि यहाँ पास्ट सिंपल लगेगा। ध्यान रखना, ये रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग लिख लें और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, गड़बड़ ना करें। सिंपल है, अब तो भाई कुछ नहीं करना। नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आपको आते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो हैड नॉट, ठीक, साथ में लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस क्या बनेगा, मदर हैड नॉट क्लीन्ड द हाउस बिफोर। आपको पता है जो वर्ड्स मैं आपसे लिखवा रही हूं ना, मेजरली यही एग्जांपल्स में आते हैं। बिफोर दी गेस्ट, क्या लिखोगे आंसर में, डैश। क्या लिखोगे आंसर में, वही आपका आंसर होगा। बिफोर लिखा हुआ है, ऊपर वाला पास्ट परफेक्ट में दिखाई दे रहा है, आंखें बंद करके नीचे क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में आंसर बना देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सपना, कहा कर लेना क्लास के बाद, सपना को कुछ करना है। हैड सपना अंडरस्टूड past perfect tense before the class। ये आप फिल करके दो, क्या लिखोगे यहाँ पे, बनाओ 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 बनाओ, कम ऑन। केम, एंटर्ड, अराइव्ड, यही सारे वर्ड्स बार बार लिखने होते हैं, समझ गए, कर लेंगे। चलिए नीचे वाले में लिख के दीजिए, द गेस्ट अराइव्ड। मम्मी ने सफाई की नहीं थी, गेस्ट पहले ही आ गए, फिर मम्मी एकदम नाराज हो गई, घर गंदा पड़ा है, तुम लोग तो कुछ करा मत करो। ठीक है। सो हैड सपना अंडरस्टूड पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर द क्लास, स्टार्टेड नहीं एंडेड। क्लास खत्म होने से पहले पहले सपना को समझ आ गया था कि नहीं, क्योंकि सपना बतियाने में लगी पड़ी है। क्लास शुरू होने से पहले कैसे समझ आ जाएगा। एंडेड, ठीक है। मैं बोलना चाह रही हूँ कि मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम जो है अगर वर्ब वाइज देखें तो आपने बिल्कुल सही लिखा है, स्टार्टेड, ठीक है, लेकिन पॉइंट वाज एंड करने का। क्लास एंड होने से पहले पहले आ जाएगा, इसको समझ में या नहीं आएगा, नहीं तो ये 13वीं बार फिर से टेंसेस पड़ेगी। चलिए अब हम लोग सेम, आपके पास में पास्ट परफेक्ट की भी एक्सरसाइज मैंने दे दी है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, मतलब एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास में ये आ जाएगी। अब आज हम लोग क्या करेंगे भैया जी, अब हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन इससे पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी करना है, तो क्यों ना दोनों को साथ में कर लिया जाए, ठीक है, दोनों को साथ में कर लिया जाए। इसीलिए मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी आज लेकर आई हूं। आइए पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। चलिए जी यहां से शुरुआत करेंगे, मस्त टेंस है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलो यहां तक सब क्लियर है तो सीसी लिखे एक बार। सपना कौन, मैम डाउट पूछिए, डाउट पूछिए, डाउट ना टॉपिक से रिलेटेड ही पूछा करो मैम। पास्ट परफेक्ट के लिए देखो क्या आपको अपनी स्टोरी, मैं टेंसेस नहीं जानती थी, बहुत ही गंदा मेरा कंटिन्यूअस, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करने की मैं एक आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने आप लोगों को बताई है कि नहीं, वैसे तो शायद नहीं बताई होगी। आपको पता है जब मैं 7th 8th में थी तब की बात है, और जैसे कि हर बच्चा टेंसेस सीखता है, आप भी मेरे से टेंसेस सीख रहे हैं, तो मैं टेंसेस नहीं जानती थी, बहुत ही गंदा मेरा हाल था, 8th की बात है। फिर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, और मुझे ना कहीं से, क्योंकि देखो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी थी, ठीक है, यूपी बोर्ड में पढ़ी हूँ, सब बच्चे ये चीज अब जानते हैं, एंड आई हैव नो इशू टेलिंग दिस बिकॉज आई नो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड अ वेरी गुड स्पीकर। तो भाई तुम जाओ तेल लेने, मैंने किस तरीके से मेहनत करी है वो मैं जानती हूँ। तो आई जस्ट वेरी फ्लॉन्ट, मैं फ्लॉन्ट करती हूँ ये बताने में कि मैं एक हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड की स्टूडेंट रही हूँ। नाउ आई डेंट नो एग्जैक्टली कि किस तरीके से इंग्लिश बोलनी है, यार मुझे बहुत सुनने को मिलता था कि इसको आती नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, और ठीक ठाक ही फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, बहुत ज्यादा शोशा, रिच विच थी नहीं, तो बहुत ही थोड़ा ऐसा फील होता था, बड़ा लो सा फील होता था।
फिर भाई मैंने सोचा कि इंग्लिश बोलने वाले लोग कौन कौन से शब्दों को ज्यादा बोलते हैं, यही मैं स्पोकन इंग्लिश में अपने यूज करती हूँ। पता है स्पोकन इंग्लिश जब मैंने कोर्स बनाया है ना, तो मैंने उसी माइंडसेट से बनाया है कि जो लोग इस परिस्थिति में होते हैं, इस परिवेश में होते हैं, वो कैसा फील करते हैं और उसके बाद में उनको किन किन चीजों पे काम करना होता है। सो मैंने फिर लोगों की ना बातें सुनी कि वो एग्जैक्टली कौन कौन से इंग्लिश में यूज करते हैं। समझ तो बड़ा कम आता था लेकिन बड़ा अच्छे से सुनती थी। तो वहां पर हैड, बीन, बीइंग, बी बहुत यूज करते हैं यार ये लोग। मतलब अब तो ये मैं आज से देखो 15 साल पहले, 15-20 साल पहले की बात बता रही हूँ, बहुत छोटी थी तब मैं, है ना। मतलब ठीक है 15 साल पहले की बात तो होगी ही जहां तक मुझे लग रहा है। अभी चीजें बहुत चेंज हो गई है। तो उस समय पे जब मैं ना सुनती थी ना, तो दे यूज टू स्पीक अ लॉट। एंड अगर उनको कोई बात ये कहनी है कि मैं 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो दे वुड से आई हैव बीन वर्किंग इन इंडस्ट्री सिंस फॉर 10 years। सो आई वुड से लाइक यार ये तो हमें टेंस आता ही नहीं है यूज करना, है ना, ये कैसे होता है। तो मैंने ना याद करने शुरू करे सेंटेंसेस, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, दिन में 1000 बार मालूम है मैं क्या बोलती थी? द एग्स हैव बीन बॉइलिंग सिंस मॉर्निंग, these eggs have been boiling since morning, these eggs have been boiling since morning, these eggs have been boiling since morning। सिर्फ इसीलिए ताकि मेरे ब्रेन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर फीड हो जाए, और जब मुझे बात करते टाइम प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर बोलना हो तो मेरे माइंड में ऐसे ना ब्लॉक्स ना आए कि मैं कैसे बोल सकती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं बीन कैसे बोल सकती हूँ, मैं हैव कैसे बोल सकती हूँ। तो लिटरली मैं इन चीजों को बोला करती थी, रट रट के बोला करती थी। बाद में रियलाइज हुआ कि इतनी जरूरत तो थी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप उस विसिनिटी के नहीं हो, अगर आप बहुत ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं करते, लोग आपके आसपास इंग्लिश में बात नहीं करते, तो आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन ट्रेन करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि बेटा तू क्या सुन रहा है, क्या सुन रहा है, इंग्लिश ना बोल भी इंग्लिश, देखो क्या सुनाई दे रहा है बार बार जो मैं बोल रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना, इसमें तेरे को भी बोलना है, ठीक है, ध्यान रखियो। सो लिटरली मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करती थी, एंड नो डाउट इन चीजों से बहुत इफेक्ट पड़ा। हमारे टाइम पे ना एक इंग्लिश गुरु करके ना एक बुक आया करती थी रैपिडेक्स की, किसी ने रैपिडेक्स बुक का नाम सुना है? मैंने उस बुक को ऐसे रटा था क्योंकि मेरे को ना अंदर तक चुभन हो गई थी कि ऐसे कैसे मुझसे कोई कह सकता है कि इसकी इंग्लिश बेकार है। भाई उस बुक के किस पेज पर कौन सी लाइन लिखी हुई है ना, मुझे इतना रट गया था, मैंने इतनी बार वो बुक पढ़ी थी। वो बुक पढ़ने बनाने वाला भी सोच रहा होगा कि मैडम ने मतलब क्या ही पढ़ लिया इसको, किस तरीके से। तो रट गई सारी चीजें, मतलब उस लेवल की जो है तैयारी उस टाइम पे मैं मतलब इस तरीके से मैं पढ़ा करती थी। तो बाद में फिर स्पोकन अच्छी अपने आप ही होगी। तो ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, करने से होती है। मेरे को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से वाला टाइम याद आ गया, तो मुझे लगा आप लोग को बताऊं, दीज एग्स हैव बीन बॉइलिंग सिंस मॉर्निंग। मैं ये क्योंकि पूरा स्टेटमेंट बोलने के लिए ना वो टांग तैयार ही नहीं हो रही थी। 7th 8th में थी मैं अटक रही थी। आप लोग बोल के देखो, दीज एग्स हैव बीन बॉइलिंग सिंस मॉर्निंग, एक लंबा सेंटेंस लगता है बोलने में, और यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, है ना। हाँ बुक होती है यस रैपिडेक्स की। सो इस प्रिपरेशन को करने में, ये तैयारी करने में, टंग को तैयार करने में, माइंड को एकदम ट्रेन करने में मुझे बड़ा टाइम लगा। तो ऐसे ही फिर जब ये हो गया तो मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलने लगी, स्टूडेंट्स हैव बीन कंप्लीटिंग दीज। तो कुछ कुछ एग्जांपल जब मैं देती हूँ ना, तो आप देखोगे ना हर क्लास में मैं ये एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में वो सेट है। मैं हजारों बार उसको खुद बोली हूँ ताकि मैं बिफोर आफ्टर के सेंटेंसेस को बिना मिस्टेक किए करेक्ट टेंस के साथ बोल पाऊं। स्पोकन का काम करने के लिए, टीचिंग नहीं, टीचिंग तो हो जाती है, तो बहुत आसान है। स्पोकन के टाइम, बोलते टाइम, क्योंकि नहीं याद होती वो चीजें, नई नई बार बार माइंड में आता कि क्या बोलना है, फिर हम हिंदी में उतर आते हैं, है ना। तो दिस इज हाउ आई एक्चुअली वर्कड ऑन दीज थिंग्स। तब मैं जब आपसे कहती हूँ ना, आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया था, तो मैंने आपसे क्या कहा था? आई सॉ, ही, मतलब इसको डिड नॉट, आई सॉ, आई डिड नॉट सी, आई सॉ, ये मैंने लिटरली खुद प्रैक्टिस किया था। क्यों? गलती नहीं होनी चाहिए भाई। कोई बंदा बोल ना दे कि तेरे को इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, उससे बढ़िया इंग्लिश बोल के देखा। 2-3 साल की मेहनत थी। 12th तक आते आते तो मैं ऐसी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती थी कि मेरे आसपास के बच्चे थे तो सारे यूपी बोर्ड वाले, वही बच्चे सारे के सारे ऐसे करते थे कि पता नहीं इसको कहाँ से सीखती है ये इतनी अच्छी इंग्लिश। मैंने इतनी बढ़िया अपनी कर ली थी खुद ही प्रैक्टिस कर करके। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ इन चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। शी स्पीक्स, आई स्पीक, शी तो मैंने खुद करी है, सारे प्रोनाउन लिख लेती थी, एक एक वर्ब उठाती थी, कहाँ एस लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करती थी। मजाल है जो कोई मिस्टेक निकाल के दे दे मेरे वर्क में। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप उस लेवल पर है और आप अच्छे लेवल पर है तो बहुत बढ़िया, उसको और सुधारिए। ठीक है, आया कुछ समझ आया मैंने क्या बोला आपको? चलिए सो अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। करना क्या होता है? हैज बिन, हैव बिन। अभी देखो स्टोरी में आपको मैंने कितनी बार एग्स बॉईल करवा दिए ठीक है, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे आईएनजी लगेगा। तो हैज बिन, हैव बिन, आईएनजी आपका यहाँ पे लगता है। एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन दी पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, आज भी ये काम हो रहा है, बस आपको इतना बताना है। फॉर एग्जाम्पल
These eggs have been boiling since morning. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो सीखना है वो है since and for। ठीक है, तो पहले since and for सिखा देती हूँ। देख रहे हो मेरे एग्जाम्पल, बड़ा प्यारा, ये बड़ा फेवरेट सा एग्जाम्पल है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत लगा हुआ है इस लाइन से, क्योंकि मैंने सच में ये लाइन शायद बहुत बार बोली होगी जब मैं 7th 8th में थी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे, आपको ये हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सबसे पहली बात, सिंस को याद करेंगे स, ठीक है, तो सर्टेन, ओके। और फॉर हो गया हमारा अनसर्टेन। सबसे पहले तो एक चीज ये याद कर लीजिए, अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित और सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। जब हमारे पास टाइमलाइन साफ साफ हो, टाइम साफ साफ हो, कब भैया 2019 में, कब भैया जनवरी में, कब भैया मंडे को, कब भैया यस्टरडे, ठीक है, कब भाई 5 बजे, भाई 5 बजे, ऐसी चीजें जब हम लिखते हैं तो वो हमें सर्टेनिटी दिखाती है। सा से सर्टेन, सा से सिंस, हिंदी में याद करना, हिंदी के लिए सा बोल रही है ना, वैसे तो एस और सी अलग अलग है। सर्टेन, सिंस, सर्टेन टास्क में सिंस लगेगा, ये आपको याद करना है। अब आपकी जो टाइमलाइन है वो मैंने हर तरीके से यहाँ पे लिख दी है। ईयर की बात करोगे तो, मंथ की बात करोगे तो, कैसी भी बात करोगे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा। अगर हम ईयर की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी ईयर वहां अगर लिखा हो रहा है, मान लो आप 2016 से, 2000 से, मान लीजिए 1947 से इंडिया इंडिपेंडेंट है, ये देखो प्रॉपर ईयर का टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जब हमारे पास में टाइमिंग होता है तो वो सर्टेन टाइमिंग होता है। फिर आप बोलोगे मैम अनसर्टेन क्या हुआ, तो अनसर्टेन के अंदर मैं आपको ना ईयर का एग्जैक्ट डिजिट नहीं बताऊंगी, मैं बोल दूंगी 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, ठीक है। तो वहां मैं 4 लगाऊंगी। जब मैं क्या बोलूंगी आपको, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख दूंगी। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा टाइम हुआ कब का, जब मैं ईयर की बात कर रही हूं। मंथ में जनवरी से लेके दिसंबर तक कोई भी शब्द अगर लिखा आता है बेटा तो वो सर्टेन टाइमिंग में जाता है। और हम अगर ड्यूरेशन की बात करेंगे, जहां हमें फॉर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स बोल देंगे। तो हमने एक्चुअल में बताया नहीं कि कौन सा महीना। अगर एक्चुअल महीना लिखा है तो वो सिंस में जाएगा, अगर एक्चुअल महीना नहीं लिखा है, 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो वो आपका फॉर में जाएगा। देखो कितना इजी तरीका है याद करने का। वीक्स में अगर वीक के किसी भी दिन की बात लिखी है, जैसे कि मंडे से लेके संडे तक कोई भी दिन का नाम लिखा हुआ है, मंडे से, संडे से, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे आपका आएगा। अनसर्टेन कब रहेगा, जब हम सिंपल बोलेंगे 2 वीक से खाना नहीं खाया, 3 वीक से खाना नहीं खाया, ऐसे कुछ भी लिखा होगा तो वो हमारा अनसर्टेन रहेगा। डेज की बात कर लेते हैं। अब देखो डेज के अंदर हमारे सबसे पहले तो यस्टरडे आता है। देखो टुडे टुमारो आता नहीं है, क्योंकि टुडे ऑब्वियसली हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो यस्टरडे आता है। इसके अलावा जितने भी आपके फेस्टिवल या नेशनल हॉलीडेज आएंगे, ठीक, दिवाली से खाना नहीं खाया, होली से नए कपड़े नहीं खरीदे, 1 जनवरी से यानी कि न्यू ईयर ईव से नहीं किया, तो ये हॉलीडे या फेस्टिवल डेज हो गए, ठीक है। तो ये आपके सारे सिंस में जाते हैं क्योंकि ये आपके डेज हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग, नून या नाइट कहीं भी लिखा मिलेगा अगर आपको, मतलब एक दिन के 4, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, ये सब भी आपके किस में जाते हैं, सिंस में जाते हैं। तो ये हमारे डेज का हिसाब हो गया भाई, ठीक। कोई भी ऐसी डिजिट डेट की, अच्छा 1 से लेके 30 तारीख तक के सारे डेज में जाएंगे, वही फेस्टिवल्स की बात हो गई। 1 से लेके 30 तारीख तक, 5 तारीख से, 6 तारीख से, 7 तारीख से, ये भी आपके किस में जाएंगे, डेज में जाएंगे। 1 से लेके 31 तक सारे डेज, ठीक। संख्या लिखी होनी चाहिए 5 तारीख से, 5 दिन नहीं, 5 तारीख से। डेट लिखी होनी चाहिए, क्या लिखी होनी चाहिए, डेट। और यहां क्या लिखा होगा, यहां डेज लिखे होंगे, जैसे कि 3 डेज से मैं बिजी हूं भाई, 4 डेज से स्कूल नहीं गया हूं भाई, कुछ भी बोल सकते हैं। आवर की बात करेंगे भाई, आवर में सिंपल बात है, जहां जहां ओ क्लॉक लिखा होगा, क्या लिखा होगा मेरे बच्चा, ओ क्लॉक। ओ क्लॉक क्या होता है, कितना बज रहा है, 5 बजे से, 4 बजे से। जैसे यहाँ पे 3 तारीख से 5 तारीख से बोलते हैं, यहाँ पे ओ क्लॉक से बोलेंगे, ठीक है। तो 1 से लेके 12 बजे तक का जो भी टाइम है, और 24 फॉर्मेट में बात करेंगे तो 24 आवर्स तक का जितना भी टाइम है, ओ क्लॉक होना चाहिए, वो आपका
सिंस में आएगा, और फॉर में आपका क्या आएगा भाई, वही सिंपल, मैम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, है ना, 2 आवर्स से पढ़े जा रहे हैं। अब ये आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया, पहले तो मुझे इस ठुमक ठुमक लिख के दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया। और फिर आपके लिए एक एग्जाम्पल, रेड लिख रही हूं, सोच लेना कुछ गड़बड़ होती है, रेड मतलब डेंजर का साइन। आंसर देंगे चैट सेक्शन में। फुल स्टॉप, प्लीज आंसर। सिंस और फॉर, पहले तो ये बताइए, ये सीसी हो गया सब लोगों का, ये पूरा सीसी है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, ईयर, मंथ, डे, कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें आपको कुछ नहीं बचा, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होगा जो आपके एग्जाम में लिखा है और आपको उसका आंसर ना पता हो। इतना हिस्सा सारा फॉर जा रहा है, इतना हिस्सा सारा सिंस में आ रहा है। चलिए आंसर बताएं। मैं कुछ भी रेड से लिखा करूं ना तो समझ लिया करो मैडम ने बिछाया है जाल, ठीक है, ठीक है। चलो अब एक और आप लोगों को मौका दिया जा रहा है, ध्यान से इसका आंसर करना। एक और मौका आपको दिया जा रहा है, कुछ कभी सीखा हो शायद। ये रूल है, अगर ऐसे ही सिखा देती तो सब बच्चे सुन ही नहीं रहे होते, बोले मैडम बहुत देर से बोले जा रही है, एक और बात बोल देंगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, है ना। रूल है, ध्यान से सुनेंगे। रूल क्या है, रूल ये है कि जब भी टाइमलाइन चाहे कोई भी हो, जितने भी लिखे हैं इनमें से कोई भी हो, अगर उससे पहले लास्ट या प्रीवियस शब्द लिखा हुआ है तो 100% वहां सिंस आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। काम जो खराब किया है वो इस शब्द ने किया है, सारे रूल्स उलट पुलट। तो चाहे यहां कुछ भी लिखा था, चाहे यहां, इन सबसे पहले अगर लास्ट और सिंस नाम का शब्द लिखा हुआ है तो आपने आंसर में हमेशा सिंस लगाना है, फॉर नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है, ये समझाने का तरीका इसीलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि फिर तुम सुनते नहीं हो, बताने के बाद में भी बच्चा गलत कर देता है। अब नहीं करोगे गलत क्योंकि खुद का गलत हो गया, है ना। तो एकदम जोर से मार पड़ती है तो हमेशा सब चीजें याद रहती हैं। तो यहाँ पे हमने सिंस लगाना है अगर लास्ट या प्रीवियस शब्द लिखा हुआ है। तो आई होप ये आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ प्रीवियस भी लिख देती हूँ, ठीक है, जस्ट इन केस कि आपको ये चीज ना क्लियर हो आगे। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये आप सिंस फॉर भर लेना, आपकी एक्सरसाइज है। नेगेटिव में आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है भाई साहब, हेड और बिन के बीच में नॉट लगाना, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे, ठीक है। और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आ ही जाएगा, वो तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है कि नॉट यहां लिखेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हेड हमारा आगे आएगा ऐसे, फिर हम जो है सब्जेक्ट लिखेंगे और बाद में बिन लिखेंगे। तो ये जो बिन और हेड है ये अलग अलग हो जाते हैं सब्जेक्ट और नॉट के लिए, जब भी इनकी इस्तेमाल करनी होती है। फिर आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जहां स्ट्रक्चर दिखाने की जरूरत होती है मैं खुद दिखा देती हूँ आपको। आई होप आप ये कर लेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, फिर एक क्विज के लिए तैयार हो जाइए। पास्ट परफेक्ट का क्विज आपके सामने आएगा, ठीक है। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये सीखा था मैम कि कोई काम शुरू हो चुका है पास्ट में और अभी तक चल रहा है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट का क्या करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही लंबे समय तक चलता रहा था और पास्ट में ही खत्म भी हो गया था। ये दोनों में डिफरेंस होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 4 बजे पढ़ाना शुरू किया और अभी 4:50 हो रहे हैं, मैं अभी भी आपको पढ़ा रही हूं। तो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 4 o'clock। अब अगर 6 बजे इसी स्टेटमेंट को मुझे फिर बोलना हो तो मैं आपको बोलूंगी आई हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 1 hour। 1 घंटे के लिए मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही थी फ्रॉम 4 to 5। तो पास्ट में वो काम खत्म भी हो गया, लेकिन पास्ट में वो काफी देर तक चला था, बस ये बताना है। क्या बताना है? काफी देर तक वो काम चला था, बस ये बताना है। तो इसके लिए मेजरली यहाँ फॉर ही लगता है।
बहुत कम बार में आपको सिंस लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, वहां हमने हैव बीन, एक सेकेंड, वहां मैंने हेड लगा दिया क्या, कुछ किया मैंने गड़बड़, मुझे याद आ रहा है अभी, और वो बताया भी नहीं किसी ने मेरे को, मैंने कहीं पे हेड लगाया है, मुझे जस्ट अभी याद आया, क्योंकि पास्ट पढ़ाते पढ़ाते चली गई थी ना वहां पे, तो मैं हेड लगाया ही हूँ बेटा, वहाँ हैव और हैज राइट। बालकों पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब ध्यान से, मुझे याद आ रहा है हैज और हैव में से कुछ एक चीज आएगी, ठीक है। और यहाँ क्योंकि ये प्रेजेंट था, पास्ट नहीं था, एक एक टप्पू दो अपने आप को सारे के सारे, मैं ना देखती तो गलत नोट्स पहुंच जाते तुम्हारे पास में, ठीक है। उसमें तो सही लगाया था मैंने, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में गलत लगा दिया। चलिए, तो यहाँ हेड लगेगा, और इसी हेड को देख के मैं वहां हेड पे पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया था कि मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। यहाँ आपका हेड लगेगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, इसको ज्यादा आप ना भी पढ़े तो भी चलेगा, ठीक है। हेड बिन में ये चला जाता है। एक बार पढ़ा देती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, पास्ट में ही शुरू हुआ था, एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन दी पास्ट, और पास्ट में वो काफी समय तक चला था। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 2 days, 20 days तक मैंने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी थी 20 days के लिए पढ़ी थी। तो ज्यादातर यहाँ पे फॉर ही लगाया जाता है। इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें आप हेड के, वही जो मैंने पहले लिख दिया था, नॉट यहाँ आप बिन में लगा देंगे। एग्जाम्पल्स आप इनके बना लीजिए, कुछ खास इसमें होता नहीं है करने को। यहाँ पे हेड के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आपने बिन लगाना है। सिंस फॉर का रूल बिल्कुल वैसे ही फॉलो होगा जैसे पहले हो रहा था। इसके अलावा आपका कोई डाउट है इसमें तो पूछिए, अदरवाइज क्विज के लिए सब लोग रेडी हो जाएं। अब आपकी स्क्रीन पर क्विज आने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। किसी का क्वेश्चन है मुझे बता दो प्लीज, फिर हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। मैम कुछ, नो डाउट, वेरी गुड, वाले होते हैं उसे बता दो एक बार। साक्षी आप पूछो मेरे से, यहां पूछ लो डाउट में। वाटर्स डैश दी टीम अराइव्ड, बिन कर दिया है, बस बिन कौन लगाएगा। सो क्वेश्चन क्या है देखो, बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम अराइव्ड, जब तक रेस्क्यू टीम आई थी उससे पहले क्या हो गया था, द फ्लड वाटर्स डैश द एंटायर विलेज, फ्लड वाटर ने मतलब कि बाढ़ ने पूरे जिले को, विलेज को, गांव को कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। क्या देखोगे, अब आई बारी किसकी, क्या हुआ, गया पुल। अच्छा फिर से लगा देती हूँ, रुको कोई बात नहीं, पुल स्टॉप, मैं फिर से लगा देती हूँ, उल्टा सीधा सही लगा देती हूँ आंसर, पता चला गड़बड़ हो गई। देखो चलो फिर भी बहुत अच्छा दिया है सबने आंसर, फिर से लगा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करो। देखो अब इसमें जो क्लू है ना वो आपको क्या देखना है, हमेशा देखना इस तरीके के आपके 2 क्लॉजेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कॉमा से क्लॉज चेंज हो रहा है क्योंकि बाय द टाइम स्टार्टिंग में, यहाँ पे बिफोर नहीं लिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहचान ना पाए कि जब एक हमारा क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरा क्लॉज हमारा किसका होगा, पास्ट परफेक्ट। क्यों, क्योंकि एक काम पहले हो चुका है और दूसरा काम बाद में हो रहा है, तो बाय द टाइम भी एक बिफोर का ही तरीका होता है। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा। या तो फिर यहाँ पे क्या होता, ऑलरेडी हेड वाटर लिखा होता और अराइव्ड आपका ब्रैकेट में मतलब ब्लैंक होता, तो भी आप समझ जाते कि पास्ट परफेक्ट के साथ, बच्ची ने पूछा था ना स्नेहा ने, पास्ट परफेक्ट के साथ कोई और कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, तो नहीं आ सकता, पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, तो आपको सीधे सीधे लगा देना है। ये क्लू होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। इस बार तो रिजल्ट एकदम मस्त होना चाहिए, वेरी गुड। वाइल, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, वाइल में 2 काम एक साथ हो रहे होते हैं। वाइल द टीचर द लेसन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नोट्स। देखो अब यहां पर
दो काम, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो दो काम हैं वो दोनों ही लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं, तो दोनों ही सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया जा सकता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि एक टास्क लॉन्ग ड्यूरेशन का है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन का है, तो आप क्या करेंगे, तो आप एक पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। एक लिखा होता है, दूसरा ब्लैंक में लिखना होता है। सिंपल सा आपका एग्जांपल है, जल्दी से दीजिए। एक और चीज बता देती हूँ, चाहे तो वो प्रेजेंट का हमारा क्विज हो, चाहे तो पास्ट का हमारा क्विज हो, मैंने आपको मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो अगर आप इनको 80% 60% भी कर पा रहे हैं ना, तो समझ लेना कि अपने पेपर में आप 100% आंसर देके आएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके ठीक ठाक ही आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। मैं आपसे टफ लेवल के आंसर्स पूछती हूँ। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है वाइल द टीचर डैश लेसन ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो मैं बोलूंगी वाइल द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग, क्योंकि एक्सप्लेन करने में भी तो टाइम लग रहा होगा ना, खाली ऐसे थोड़ी उसने एक्सप्लेन कर दिया। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नोट्स, टीचर एक्सप्लेन कर रही थी, साथ साथ बच्चे नोट्स बना रहे थे, तो आई विल मेक बी हियर, क्योंकि मेरे हिसाब से तो दोनों टास्क जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर बी होगा। 36% स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही बात है। मेरे को बस ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन से वाले बच्चे हैं भाई साहब, तुमने क्या सोच के हैज बीन एक्सप्लेनिंग लिखा है, कोई यहाँ पे टाइम फ्रेम लिखा है क्या? मैंने पता है क्या चीज नोटिस करी है, जो लास्ट में सीखा होता है ना, वही तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है। कहाँ से आ गया ये, यहाँ पे किसने लगाया ये? 23% बच्चे कौन है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफिकल्ट होते हैं जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, मालूम है आपको, इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपके पेपर में आते नहीं है, आपको ज्यादातर कॉम्प्लेक्स ही दिखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया, discovered that the ancient civilizations dash suddenly due to a volcanic eruption। देखो कॉम्बिनेशन लगाओ, आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया, और जो डिस्कवर किया वो पहले हो चुका था, जो पहले हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी लिखा हुआ है, दूसरा टेंस कौन सा बचा? क्लू। दिस वॉज अ क्लू गाइज, दिस वॉज अ क्लू, लगाइए, समझे? आर्कियोलॉजिस्ट ने जो डिस्कवर किया, जाहिर सी बात है वो पहले ही हो चुका है, तो हमेशा बिफोर और आफ्टर लिखा होगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके जो आंसर है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। कर पाएंगे? क्या आपको क्लू समझ आया? आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर जो किया वो बहुत पहले हो चुका था, तो ये हो चुका है इनके डिस्कवर करने से पहले, टाइमलाइन ऑलरेडी हो चुकी है। सो द एंशिएंट सिविलाइजेशन हैड पेरिश्ड सडनली। आंसर क्या होगा? बी होगा। कितने बच्चे ने लगाया? 55% बच्चों ने आंसर लगाया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। I dash my lost keys for over an hour before I finally found them under the sofa। बिफोर आ रहा है, देखो 1 घंटे के लिए हो गई थी। आप देखो यहाँ पे फॉर भी आ रहा है। I had been searching for my lost keys for over an hour before I finally found them under। हाँ ठीक है, आंसर ही दे दिया भाई मैंने, सॉरी, मैं तो अपना बनाने की कोशिश कर रही थी, वही आंसर निकल गया। चलिए बनाओ, बहुत टाइम है आपके पास में, आप आंसर दो, मैं 1 मिनट पानी पी लेती हूँ। हुई थी, वेरी गुड, डन। ठीक है, सो इसका ए ही आंसर लगाया जाएगा क्योंकि वहां पे टाइमिंग लिखी हुई थी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। व्हेन राहुल रीच द स्टेडियम द फुटबॉल मैच ऑलरेडी स्टार्टेड। सारे ऑलमोस्ट आपको पास्ट परफेक्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे आंसर देंगे सब लोग। ठीक है, देख लेना लेकिन कि एक टेंस कौन सा वाला दे रखा है, दूसरा वाला कौन सा लगेगा, कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। मैं ऐसा आशा करती हूँ कि 90% आंसर सब सही लिखेंगे। मैम पता नहीं पोल को क्या हो जाता है। ओहो सूरज, हाँ मैं समझ गया, मैंने देखो लेट ही तो दिया है, देखो पढ़ने के बाद दिया है आपको, मैंने खुद पढ़ा फिर आपको पढ़ाया फिर दिया है। चलो करो, इसको करो फास्ट। एक अच्छा, हमें भी बता दो क्या है आईडी। सो क्या लिखेंगे? हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ही आएगा ऑब्वियसली, तो सी आएगा। मैं आशा करती हूँ 80-90% रिजल्ट तो आना चाहिए। क्या है, एक सेकेंड, ये सारा मिलके 100 हो रहा है, 46 प्लस, हाँ हो तो रहा है, ओहो 29 क्यों लिखा? बच्चा लिसन,
पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड ही आता हैज तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर थोड़ी है ये जिसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल यूज करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ तो स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, तो ये तो मरते मराते कभी नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो प्लीज डोंट डू दिस। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, पढ़ लीजिए। दीदी क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अरे लो, तुम्हारा सबका लेट पोल आएगा, करो। थैंक यू मैम फॉर योर लवली स्टनिंग सपोर्ट एंड लव यू फ्रॉम, अरे लड़का आ गया अपना रियाज। अटक जा रहा है पोल, वो आपकी फिर उसकी वजह से हो रहा होगा बेटा, नेटवर्क की वजह से। चलो, मैंने जो पहले पोल लगाया के बाद ठीक ही नहीं हुआ। चलो अब पोल स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए तब देंगे इसका आंसर। क्वेश्चन है, yesterday she dash a beautiful landscape painting and gifted it to her mother। ठीक है, बात देखो वही आ रही है लौट फिर के, आपने पहले पेंटिंग बनाई उसके बाद में वो किसी को गिफ्ट की होगी, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया करें प्लीज, ठीक है। एक साथ थोड़ी हो रहे हैं, शी हैड कंप्लीटेड लगाएंगे, बी ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो आंसर विल बी कितने सही है? 59%, वेरी गुड। चलो जी, ऑल राइट देन। सो आज हमने पास्ट भी कर लिया, प्रेजेंट भी कर लिया, अब आपका लास्ट क्लास बची है मंडे को। फ्यूचर हमारा एक ही दिन में हो जाएगा क्योंकि वो फ्यूचर ज्यादा टाइम नहीं लगाता है, यहाँ पे ज्यादा ड्रामेबाजी होती है इन दोनों टेंसेस के अंदर। तो आशा करती हूँ कि टेंसेस आप कुछ नए स्टाइल से इस बार पढ़ रहे हैं बेटा, सब बच्चे बहुत ही अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। नोट्स जहां बनाने की जरूरत है जरूर बनाएं। क्लास को एंड करेंगे, मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपने जो भी डाउट्स हैं या कुछ भी है लिख दिया करो, बाद में मैं देख लेती हूँ। मैम बाय, टेक केयर। हाँ, रेटिंग करना ना भूलें प्लीज, रेटिंग करें। कंटिन्यूअसली 1-1 घंटा बैठ के आप लोगों को समझाने में बहुत मेहनत लगती है, हमारा काम है, हम टीचर हैं हमें पता है, लेकिन अप्रिसिएशन चाहिए होता है थोड़ा आपसे, इसीलिए बार बार बोलते हैं। एक बार सब लोग रेटिंग कर देंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर करके जाना। बाय बाय, थैंक यू प्रियांशु, नहीं प्रियंका, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू।